जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इटली का एकीकरण। हाउ इटली वाज यूनिफाइड, मतलब एकीकृत कैसे हुआ। एकीकरण की बात मैंने पहले ही बता दी थी कि जैसे एकीकरण ही नाम क्यों आया। हमारे यहाँ सब लोग क्या चिल्लाते थे राष्ट्रवाद में? आजादी। हमारे यहाँ क्या थी? आजादी। आजादी के लिए चिल्लाते थे। लेकिन यूरोप में किसके लिए चिल्लाते थे? हमको क्या चाहिए? एकीकृत हमारा राज्य चाहिए, हमारा एकीकृत राज्य चाहिए। ये क्यों चिल्लाते थे? क्योंकि नेपोलियन ने 39 राज्यों को मिलाया था। क्या मिलाया था? 39 राज्यों को मिलाया था। और फिर यूरोप की जनता ने देखा कि ये इतने राज्यों को मिला रहा है तो इसकी जो अर्थव्यवस्था है वो ज्यादा अच्छी हो रही है ना। जब इसकी अर्थव्यवस्था ज्यादा अच्छी हो रही है तो हम भी क्या करें कि राज्यों को मिलाएं और अपने देश को आगे बढ़ाएं, ऊपर उठाएं। यही सबने सोचा। तो इसके लिए जर्मनी में एक संसद बनी, फ्रैंकफर्ट संसद। क्या बनी? फ्रैंकफर्ट संसद। कब बनी? 18 मई 1848 को। ये किस लिए बनी थी? इसका एक कारण है, लिबरल लोगों की क्या थी? रेवोल्यूशन था, उनकी क्रांति थी। उदारवादी लोग थे जो मतलब ये चाहते थे कि हमको सरकार मिले लेकिन सबके बहुमत पर आधारित हो, किसी धर्म को मानने पर ना हो। वर्तमान लोकतंत्र की भावना थी इनके अंदर, है ना। इसके बाद क्या हुआ? जब इसमें संसद बनी सेंट पॉल में। कहां बनी? सेंट पॉल। सेंट पॉल क्या है? सेंट पॉल एक चर्च है। चर्च में संसद बनी। अब ये जब संसद बन गई तो इसमें 831 क्या है? प्रतिनिधि है। क्या है? प्रतिनिधि है। जब इसमें 831 प्रतिनिधि आए तो प्रतिनिधियों ने कहा कि हम तो आ गए हैं, चलो एक ऐसा करते हैं कि हम किसी राजा को चुन लेते हैं अपने यहाँ। किसको चुन लेते हैं? राजा को। जब हमारा कोई राजा हो जाएगा तो इस अच्छे से चलाएगा, यानी कि कोई हमारा जब हो जाएगा तो हमको अच्छे से आगे दिशा दिखाएगा, वरना दिशा दिखाने वाला तो हमको है ही नहीं कोई। कौन दिशा दिखाएगा? हमारा जिधर मन करेगा उतना मांगेंगे। तो इन्होंने कहा चलो हम राजा बनाते हैं विलियम फोर्थ को। किसको? विलियम फोर्थ को। ये कौन थे? विलियम फोर्थ। विलियम फोर्थ कौन थे? ये प्रसा के राजा थे। कहाँ के? प्रसा। अब इसी प्रसा का जर्मनी के एकीकरण में बहुत बड़ा रोल रहा है। किसका? प्रसा का। अभी देखते हैं कैसे रोल रहा है। तो फिर यहाँ पर ये राजा बन गए। ठीक, राजा बन गए नहीं, इन्होंने प्रस्तावित राजा थे, इन्होंने मना कर दिया कि मैं राजा नहीं बनूंगा। लायक तो थे राजा बनने के, यानी कि अध्यक्ष बनने के। इसने मना कर दिया, भैया मैं अध्यक्ष नहीं बनना चाहता, इसमें मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, आप जैसा करिए, आप ले जाइए, है ना। क्यों मना किया? इसके कारण सुन लो। अब ये चाहता था कि अगर ये संसद बन गई, जर्मनी एकीकृत हो गया, मतलब एकीकरण यूनिफाइड हो गया जर्मनी का, तो हमारा राज्य तो हमसे चला ही जाएगा, राज्य हमारा चला जाएगा। क्या जर्मनी में आ जाता? कौन सा राज्य? प्रसा। इससे चला जाता, इसके पास क्या होता? कुछ नहीं, जेल और मिलती। इसने कहा भैया हम नहीं बन पाएंगे, किसी और को लेना हो ले लो। ये किसके भड़कावे में आ गया था? ऑर्थोडॉक्स के, रूढ़िवादियों के भड़कावे में आ गया था। जैसा अपने यहाँ हुआ, अपने यहाँ भी जो नरेंद्र मंडल बना था ना, किसका था? नरेंद्र मंडल। नरेंद्र मंडल बना था। नरेंद्र मंडल किसका बना था? अपने यहाँ के राजाओं को मिलाया गया था। ये तो अंग्रेजों ने काम किया था, यहाँ की बात हम लोग करते हैं। मध्यम वर्ग ने मजदूर और किसान की बात नहीं मानी। सभा यहाँ पर 1/2 खत्म। 1/2 खत्म। अब 1/2 खत्म, यानी कि कोई अध्यक्ष नहीं है, तो चलो देखते हैं कैसे काम चल सकता है। कुछ काम अगर बनेगा तो चला लेंगे, नहीं बनेगा तो फिर देखते हैं क्या होता है। फिर यहाँ पर ये सभा चल सकती थी, लेकिन इन भैया ने क्या किया? मध्यम वर्ग वालों ने, इन्होंने कहा हमसे बड़ा कोई नहीं, हम सबसे बड़े, हम पढ़ लिख गए, हम सबसे बड़े, हमसे बड़ा कोई नहीं। अब मजदूर अपनी बात रख रहे हैं, मजदूरों को खाना, कपड़ा, रोटी, मकान चाहिए। उनको, हमको संविधानवाद की मांग राष्ट्रीय एकीकरण के साथ चाहिए। वो अपना अलग बलबला रहे हैं, वो भैंसनामा अपना अलग बलबला रहे हैं, मजदूर किसान अपना कुछ अलग कह रहे हैं। तो इन्होंने कहा हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। मध्यम वर्ग वालों ने मजदूर से कह दिया। तो मजदूर बहुत ही ज्यादा थे यहाँ पर। किसमें? 831 प्रतिनिधियों में बहुत ही, लगभग आधे से भी ज्यादा मजदूर थे। अब ये मजदूरों ने कहा चलो तुम्हारी बात नहीं मानते, हम अपना समर्थन वापस ले रहे हैं, अपना गठबंधन वापस खींच रहे हैं। मध्यम वर्ग धराशायी। सभा 1/2, 1/2 पूरी खत्म। जर्मनी एकीकरण का लगता है सपना ही टूट गया, ऐसा हो गया था उसमें। लेकिन ये होता है ना कि जब कोई सपना टूटने लगता है किसी राष्ट्र के प्रति, तो एक ऐसा व्यक्ति आता है जो हमको जगा जाता है।
जैसे हमारे यहाँ कांग्रेस ने क्या किया 1929 में अक्टूबर में इरविन की मांग पर डोमिनियन स्टेटस पर उतर आई, लेकिन वहां एक ऐसा व्यक्ति आया जिसने पूर्ण स्वराज की मांग दे दी। आप लोग पूर्ण स्वराज सुनते हैं, कहते होंगे कि ये तो नेहरू जी ने दिया था लाहौर सेशन में, बट इट इज नॉट ट्रू, दिस इज फॉल्स। सबसे पहले जो पूर्ण स्वराज की मांग की थी वो की थी भगत सिंह ने और उनके साथियों ने। चंद्रशेखर आजाद, ये जो क्रांतिकारी थे, इन्होंने मांग की कि हमको क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, हम इससे कम पर संतुष्ट होंगे नहीं, बाकी आप कुछ भी ना दीजिए, है ना। वही बात यहां पर हुई, इन्होंने समर्थन खो दिया, समर्थन खो दिया। फिर आया 1862, बिस्मार्क, ऑटो वान एडवर्ड सान होजन बिस्मार्क बना चांसलर, किसका, प्रसा का। एक बात आप ये ध्यान रखिएगा कि जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था वो हुआ था प्रसा के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में, प्रसा, प्रसा के नेतृत्व में हुआ था जर्मनी का एकीकरण। इटली का एकीकरण दो राज्यों के नेतृत्व में हुआ था, पहला था सार्डिनिया, दूसरा था पीडमांट। अभी इसको बताऊंगा इटली के एकीकरण को बिल्कुल एकदम क्लियर शब्दों में सॉरी माफ कीजिएगा, अभी क्लियर शब्दों में बताऊंगा इटली का एकीकरण कैसे हुआ, है ना। तो जब ये चांसलर बन गया प्रसा का, तो इसके पास सेना आ गई। क्या आ गई, सेना। चांसलर का मतलब, चांसलर को हम लोग अपने यहाँ के प्राइम मिनिस्टर से कंपेयर कर सकते हैं, उस समय का मतलब थे। 1866 में ऑस्ट्रिया और प्रसा, प्रसा यानी कि बिस्मार्क, और ऑस्ट्रिया क्या था, यूरोप का सबसे बड़ा साम्राज्य था उस समय का, मतलब जगह थी उस पर। कौन सा साम्राज्य था, हैब्सबर्ग साम्राज्य, जी हाँ। ऑस्ट्रिया और साम्राज्य ने प्रसा ने मिलकर क्या किया, डचों से युद्ध लड़ा। किससे युद्ध लड़ा, डचों से। इसने डचों से मार अघाया, धोया, लात लतियाया, गांजा सब कुछ किया। फिर देखो बिस्मार्क की कूटनीति, बिस्मार्क की कूटनीति यहां पर भी काम आई, है ना। बिस्मार्क की क्या कूटनीति थी, अब इसने कहा, ऑस्ट्रिया ने कह दिया जाओ तुम डचों को ले जाओ, ये तुम्हारे उपनिवेश हो गए, इनको ले जाओ, कुछ भी करो जाकर, है ना। तो इसके बाद देखो क्या हुआ, जब इन्होंने कहा ले जाओ, क्या किया, ले जाओ। जब इन्होंने ले जाने के लिए कह दिया तो बिस्मार्क भैया ने क्या किया, डचों को मिलाया अपने पास, कहा आओ भैया आओ, ठीक। डचों को बुलाया अपने पास, कहा भैया ऐसा करो, देखो तुमको ऑस्ट्रिया ने मारा, हमने मारा है तो तुमसे माफी मांगते हैं, लेकिन ऑस्ट्रिया ने मारा उसको मारते हैं, है ना। तो उसने कहा हाँ भैया बिल्कुल मारेंगे, बिल्कुल मारेंगे, क्योंकि उसने हमें मारा, हम उसको मारेंगे। मारा मारी चली यहाँ पर। अब यहाँ मारा मारी चली, बिस्मार्क ने मारी लात, ऑस्ट्रिया के उड़कर गिरा, तट निकल, हमसे मुकाबला करना है। 1866 में इसने मार दिया, किसने, बिस्मार्क ने मार दिया, किसको, ऑस्ट्रिया को। ऑस्ट्रिया को क्या किया, हरा दिया। प्रथम चरण जर्मनी के एकीकरण, ये वाला बहुत ही महत्वपूर्ण है 1866 वाला, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, जर्मनी में भी और इटली में भी, दोनों में ये वाला कॉमन है, ठीक। फिर इसके बाद आया 1867। 1867 में मेक्लेनबर्ग और सैक्सनी का विलय हो गया, किसमें, जर्मनी में। ये उत्तर में थे, जैसे अपने इंडिया के उत्तर में कौन सा है, उत्तर में राज्य जैसे मान लो जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश, ये सब कैसे उत्तर में राज्य है। वैसे ही जब बांट दो इसको, संयुक्त प्रांत उत्तर में था, जम्मू कश्मीर उत्तर में था, टेप्सू, टेप्सू ये भी कहा था, उत्तर में, है ना। जैसे अपना जब भारत एकीकरण नहीं हुआ था, मतलब जब आजादी नहीं मिली थी, वैसे ही इसके जर्मनी के उत्तर में ये दो थे। बिस्मार्क ने कहा आओ भैया आ जाओ, नहीं तो तुम गए तो हो ही, तुम्हारा कुछ हो नहीं सकता, तुम बेकार हो जाओ। कहा हाँ भैया बिल्कुल आ रहे हैं, आपने कहा सरकार हम आ रहे हैं, आ गए। 1871 में बिस्मार्क ने कहा ऐसा करो, जर्मनी अभी कुछ छोटा नहीं लग रहा है, छोटा लग रहा है, और हमारा जहां पर जन्म हुआ था हमने उसको अभी मिलाया ही नहीं। तो जर्मनी वालों ने, जो लोग मेंबर थे, उन्होंने कहा हाँ भैया ये बात तो आपने बिल्कुल सही की, हमको तो इन्हें मिलाना चाहिए, सट से तैयार करो। गए ब्रेडन और CH4 एस्टन, ये आप समझ रहे होंगे ये क्या लिखा है, CH4 एस्टन, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा चैप्टर 4 में, C4H10, ये किसका है, ब्यूटेन, ब्यूटेन, है ना, ब्यूटेन का। तो यहीं पर ब्रेडनबर्ग ब्यूटेनबर्ग, ब्रैकेट लगा ना, तो दोनों बर्ग, यानी कि ब्रेडनबर्ग और ब्यूटेनबर्ग पर क्या कर लिया इन्होंने, कब्जा कर लिया। आओ भैया आ जाओ, सलाम है तुमको, जर्मनी में मिल जाओ।
18 जनवरी 1871 को विलियम फर्स्ट को क्या बना दिया गया, राजा बना दिया गया। किसका, जर्मनी का राजा बना दिया गया, है ना। अब ये जर्मनी का राजा बन गया और जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया। लेकिन इसमें हमको कुछ ज्यादा खास देखने को नहीं मिलता। एक ही व्यक्ति था, कौन था, बिस्मार्क। बिस्मार्क की कूटनीति से ही जर्मनी का एकीकरण हो गया। लेकिन इटली का एकीकरण इससे ज्यादा मतलब समझने में भी टफ है और उसको देखे जाने में भी टफ है। कावूर, मेजनी और विक्टर इमैनुअल द्वितीय और गैरीबाल्डी, इन सब ने थोड़ा थोड़ा अपने योगदान दिया, तब जर्मनी इटली एकीकृत हो पाया। लेकिन जर्मनी में किसका था, बिस्मार्क का। उसने जर्मनी में कूटनीति काम आई, इटली में नैतिकता काम आई। नैतिकता यानी कि मतलब गांधी जी वाला आदर्श, बिल्कुल हम हिंसा नहीं करेंगे, किसी को मारेंगे पीटेंगे नहीं। इन्होंने अपने तलवार के दम पर लिया था, लेकिन फिर युद्ध तो होना संभाविक था उस समय। इस समय तो युद्ध होते ही थे, है ना। तो ये हुआ किसका एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण। अब हम लोग पढ़ते हैं इटली का एकीकरण कैसे हुआ। तो इटली के एकीकरण में सबसे पहला 5 चरण में हुआ था। कितने में, 5 चरण में। इटली का एकीकरण 5 चरण में हुआ और बिस्मार्क का जर्मनी का एकीकरण 2 में हुआ, मान सकते हैं। पहला जो युद्ध हुआ था सैडोवा का युद्ध, और दूसरा वाला किसमें होता 1871 में, जिसमें ब्यूटेनबर्ग और ब्यूटेनबर्ग लिया गया था। अब लोग पढ़ते हैं इटली का एकीकरण कैसे हुआ। तो इसमें जो मेन थे उनके हम लोग सबसे पहले नाम जान लेते हैं। कावूर, दूसरा गैरीबाल्डी, कावूर, गैरीबाल्डी और मैक्सिनी। अच्छा, आप लोग एक बात देखिएगा जब तक मैं समझाऊंगा, इनका नाम कहीं पर नहीं आएगा, कहीं पर एकीकरण में कहीं पर नहीं आएगा। बाकी जगह आ सकता है, एकीकरण में नाम इनका नहीं आएगा। लेकिन इनके बिना एकीकरण अधूरा था। कैसे, अभी हम लोग देखते हैं। पहला चरण क्या था, पहला चरण था ये, फ्रांस और ब्रिटेन का साथ मिल गया था किसको, काबूल को। काबूल ने साथ पा लिया था फ्रांस और ब्रिटेन का, यानी कि इनकी सहानुभूति प्राप्त हो गई थी। अब जो काबूल कहता था वो ब्रिटेन वाले कर देते थे, सेना भेज देते थे, ये सब कर देते थे। तो काबूल ने 29 अप्रैल 1859 को विलो फ्रेंका की संधि की, किससे, ऑस्ट्रिया के साथ। क्योंकि ऑस्ट्रिया को उसने क्या कर दिया, युद्ध हरा दिया, युद्ध में हरा दिया। ये आया था एक प्रमुख राज्य जिसका नाम मैंने बताया था सार्डिनिया पीडमांट। क्या था, सार्डिनिया और पीडमांट, उससे आया था। कौन आया था, काबूल। किससे आया था, सार्डिनिया पीडमांट से। तो काबूल ने इनसे सहानुभूति प्राप्त कर ली और ऑस्ट्रिया से युद्ध कर दिया, संधि भी कर ली। कौन सी संधि, विलो फ्रेंका की संधि। कब हुई, विलो फ्रेंका की संधि 29 अप्रैल 1859। इसको अच्छा विलो फ्रेंका याद कैसे करेंगे, विलो फ्रेंका कहाँ हुई, बाहर हुई ना, विलायत में। विलायत यानी कि विलो फ्रेंका। हाँ, ये हमारे से याद हो गया, विलो फ्रेंका यानी कि विलायत के बराबर। अब दूसरे में जब इसने संधि कर ली तो इसको लॉम्बार्डी मिल गया, लॉम्बार्डी। क्या मिल गया, लॉम्बार्डी। और जो एकीकरण से पहले इटली कितने राज्यों में बटा था, 7 राज्यों में, इसको क्या मिल गया, लॉम्बार्डी मिल गया। अब इसको एक और चाहिए था, वेनेशिया। बाकी सब पर धीरे धीरे अपना कर रहे थे, उन पर युद्ध लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी इसको। लेकिन लॉम्बार्डी इसको मिल गया था, इसको चाहिए था वेनेशिया। वेनेशिया, वेनेशिया इसको मिला सबसे लास्ट में। लॉम्बार्डी यहाँ मिल गया, वेनेशिया लास्ट में मिला। और अब देखते हैं हमको कौन कौन से मिलते हैं। फिर दूसरा चरण हुआ, फ्रांस और इंग्लैंड की सहानुभूति तो इसको मिली हुई थी। तो इसने नेपोलियन से कहा, किससे, फ्रांस के शासक नेपोलियन थर्ड से कहा और मतलब इससे समझौता कर लिया, फ्लेम्बियर्स का समझौता। इसने कहा देखो भैया, तुम ऑस्ट्रिया से अगर हमारी युद्ध लड़ने में मदद करोगे तो तुम जो मांगोगे वो हम दूंगा। तो नेपोलियन ने कहा अच्छा, जो मांगेगे वो दोगे। तो उसने कहा हाँ बिल्कुल भैया देंगे। तो कहा चलो हमको नीस और सेवोटा दे दो। नीस सेवोटा, नीसो और सेवई खाओ, सेवोटा। ये राज्य थे, कहाँ के थे, इटली के राज्य थे, मतलब छोटे छोटे थे। तो कहा चलो दे देंगे। तो उसने कहा चलो भैया मदद कर देंगे। लेकिन जब युद्ध होने लगा तो नेपोलियन की पावर का 3 गुना निकला। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना मैथ में, 2 की पावर 3, यानी कि इसका आंसर क्या आता है, 8। 2 इंटू 2 इंटू 2, जब 2 को 3 बार उसी से गुणा करो तब आता है। तो ये नेपोलियन थर्ड भी वैसा ही निकला। नेपोलियन को जब 3 बार गुणा की तो ये नेपोलियन थर्ड बना। इसने बीच में ही साथ छोड़ दिया किसका, काबूल का। काबूल ने कहा अरे भैया
राज्य देने के लिए कहा, मैं हम राज्य मान गए, है ना। सेना के बाद रुपए कहा, हम रुपए मान गए। तुम फिर काहे छोड़ के चले गए, ये हमारा नहीं समझ में आ रहा। तुम मतलब काहे छोड़ के चले गए, अब हमको लतियाना पड़ेगा। अब तुमको तो बाद में लतियाएंगे, सबसे पहले हम इसको देखते हैं, ऑस्ट्रिया को। तो काबूर ने ऑस्ट्रिया के साथ संधि कर ली। कौन सी संधि? ज्यूरिक की संधि। ज्यूरिक, ज्यूरिक की संधि कर ली किससे? ऑस्ट्रिया से। अब नेपोलियन भाग गया। काबूल देख रहा है फंस गया, तो तुमको तो बहुत कायदे में लगी आएंगे अगर तुम फंस गए, है ना। तो फिर तीसरा चरण आया, सिसिली और नेपल्स में। सबसे ये दो राज्य भी थे। इन दो में देखो किसकी भूमिका रही, यहाँ पर देखा होगा दोनों की भूमिका किसकी रही? काबूर की, काउंट कैमिलो दो काबूर की। लेकिन यहाँ पर भूमिका आ गई गैरीबाल्डी की। गैरीबाल्डी की भूमिका कैसे आई? यहाँ पर दो राज्य बने, एक सिसिली था और एक था नेपल्स। इन दोनों ये जैसे पास पास थे अपने यहाँ के राज्य, इटली के राज्य कैसे थे? पास पास थे। जैसे ऐसे पास पास मान लो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, तो इन दोनों के लोग रह रहे थे। और यहाँ के जो शासक थे, यहाँ के फ्रांसिस द्वितीय, तो इनके लोगों ने विद्रोह कर दिया। ये बड़ा है शासक, गंदा है, मारता पीटता है लोगों को, कर ज्यादा लेता है, ये तुम्हारा शासन नहीं चल पाएगा, हटो निकलो यहाँ से, भागो। इन्होंने कहा निकलो जाओ, तुम भी भागो। दोनों ने क्या, साथ बटा लिया। और ये इस विद्रोह को खड़ा किसने किया था? इस विद्रोह को खड़ा किसने किया था? क्रिस्पी ने। क्रिस्पी क्रिस्पी चिप्स खाते हो ना, मजा आता है क्रिस्पी चिप्स खाने में, वही क्रिस्पी ने खड़ा कर दिया विद्रोह। अब विद्रोह खड़ा करने के लिए उससे कहा किसने था? उससे कहा था गैरीबाल्डी भैया ने। कहा विद्रोह तुम कराओ, एकीकरण हम करा लेंगे, है ना। विद्रोह तुम कराओ, एकीकरण हम करा लेंगे। यही काम हुआ और गैरीबाल्डी ने इसका एकीकरण कर लिया। किसका? सिसिली नेपल्स का। देखो कितने मिल गए, पहला मिल गया हमको, दूसरा, तीसरा मिल गया। इसमें एक और शामिल था, छोटा सा बिल्कुल था, वो भी मिल गया। तीन चार मिल गए हमको, ठीक। हमको 4 राज्य मिल गए। तो देखो इसके बाद आगे क्या होता है। इसके बाद हुआ चौथा एकीकरण, यानी कि चरण। इसमें चौथा चरण मैंने बताया था अभी इटली जर्मनी वाले में, कि इन दोनों का सेम ही था। इटली का चौथा वाला और जर्मनी का पहला सेम ही था। इन दोनों में एक ही युद्ध लड़ा गया ऑस्ट्रिया के खिलाफ, और इसमें बिस्मार्क और इसकी प्रसा की सम्मिलित सेना थी। यानी कि बी और पी ने मिलकर क्या किया? ऑस्ट्रिया को लतियाया, और ऑस्ट्रिया को इतना लतियाया कि ऑस्ट्रिया की बीपी हाई हो गई। यहाँ पर मिले थे बिस्मार्क और प्रसा, इन्होंने ऑस्ट्रिया को लतियाया, तो ऑस्ट्रिया की क्या हो गई? बीपी हाई हो गई। ऐसे इसको याद रखेंगे। कैसे? ऑस्ट्रिया को 1866 में लतियाया। किसने लतियाया? बिस्मार्क ने। किसने लतियाया? प्रसा ने, है ना। तो इनकी क्या हो गई? बीपी हाई हो गई। जब किसी को तुम मारते हो उसकी बीपी हाई हो जाती है ना, बी बिस्मार्क, बी प्रसा, याद हो गया, बहुत ही अच्छा। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब इसके बाद क्या हुई? सैडोवा का युद्ध हुआ, प्राग संधि हुई, ये मतलब ज्यादा नहीं पूछते हैं। फिर 5वां एकीकरण चरण आया। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण चरण था 5वां वाला। इसको देखते हैं कैसे। इसमें हुआ फ्रांस प्रसा युद्ध। ये क्या हुआ? फ्रांस, नेपोलियन थर्ड, ये नेपोलियन का क्या था? 3 गुना वाला था। 3 गुना नहीं, नेपोलियन के जैसे 3 को गुना करके आया था। तो इसका प्रसा के साथ युद्ध हो गया, जर्मनी वाले इसके साथ क्या हो गया? इसको युद्ध हो गया। अब इसके साथ युद्ध हो गया तो देखो इसने क्या किया। इसकी सेना 2 जगह लड़ रही थी। एक लड़ रही थी सूडान में, कहा? सूडान। और एक कहां लड़ रही थी? सूडान मतलब यूरोप का एक देश, आप ऐसे समझ लीजिए, जर्मनी के उत्तर में पड़ता है। हाँ, तो ये सूडान में इसकी सेना लड़ रही थी। और इसकी सेना लड़ रही थी एक जगह रोम। रोम कहाँ क्या है? इटली की वर्तमान राजधानी है। इस समय तक इटली की राजधानी कौन थी? ट्यूरिन थी। लेकिन अब कौन होने जा रही है? होने वाली पत्नी नहीं, राजधानी रोम। रोम अब राजधानी होने जा रही है। इसको कैसे राजधानी बनाई? अब हम लोग इसको बना देते हैं, फिर हम अपना काम करेंगे चल के आगे। फ्रांस प्रसा युद्ध हुआ, नेपोलियन थर्ड। सूडान में सेना देखी कि हार रही है। कहा? सूडान में हार रही, मार लतियाए दे रहे। बिस्मार्क जर्मनी वाले मार सब इतना गांज दिया, वो चलने वाली सेना नहीं बची। कहा भैया रोम से सेना वापस बुलाओ। अब जब रोम से सेना वापस बुला ली किसने? नेपोलियन ने। तो वहां पर अकेले पड़ गए कौन? पोप। कौन पड़ गए? पोप। ये क्या थे? जैसे अपने यहाँ कौन से होते हैं? पंडित, ब्राह्मण, वैसे ही थे पोप। ये अकेले पड़ गए। कहा अरे भैया अब हमको गया सर्वनाश, रोम गया। रोम गया तो जैसे ही देखो यहाँ से सेना गई वापस ऐसे सूडान की ओर, और यहाँ पर ला दी किसने? विक्टर ने।
विक्टर ने सेना अंदर घुसा दिया, आओ भैया। तो उधर गए, हम घर से आ रहे थे, वो उधर चले गए और हम तुम्हारे घर में घुस आए, है ना। यही हुआ यहाँ पर, किसमें, रोम में। जैसे आप कहीं जाने के लिए निकले, आप निकल ही पाए, पीछे से रिश्तेदार आ गए, बस यही हुआ। वो निकले, पीछे से रिश्तेदार कौन आ गए, दूल्हे राजा विक्टर इमैनुअल द्वितीय राजा आ गए भैया। अब यहाँ पर इन्होंने खूब मारा, तो रोम को क्या, रोम मिल गया। किसको मिल गया, इटली को, एकीकृत इटली को रोम मिल गया। रोम, ट्यूरिन और लॉम्बार्डी, वेनेशिया, ये सब मिल गए, और सिसिली और नेपल्स मिल गए। तो ये पूरा देखो, पूरा क्या हुआ, इटली का एकीकरण हुआ, बिल्कुल सिंपल भाषा में हुआ। याद करने की सबसे एनसीईआरटी खोज करके लाया हूं, अगर आप इतना याद कर लेते हैं, पेपर में आपके नंबर कोई नहीं रोक सकता बोर्ड परीक्षा में। अगर आपको उससे भी हाई करनी है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसको कर दूंगा। तो इटली का एकीकरण बिल्कुल ही सिंपल भाषा में बता दिया। अगर आप लोगों को ऐसी ही वीडियो चाहिए तो मैं सोमवार, बुधवार और शनिवार को वीडियो डालता रहूंगा, अगर आप लोगों का ऐसे ही सहयोग मिलता रहा। जय हिंद, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब्सक्राइब करिए, भविष्य चेता लाइक किए, शेयर कीजिए। थैंक यू।